हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम दोबारा से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम जो फरवरी महीने में होने वाले हैं Subscribe to my channel. उनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ छूट गए थे, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को भी हेल्प हो सके। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 दिया, डिस्क्राइब इन द ब्रीफ द पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग को संक्षेप में डिस्क्राइब करने के लिए कह रहा है। जो पैराग्राफ राइटिंग होती है, जैसे कोई गद्यांश दिया हो, ठीक है, उसको संक्षेप में कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, कैसे वो वर्णन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले तो जान लेते हैं व्हाट इज पैराग्राफ। गद्यांश क्या होता है। इफ़ यू लुक एट द एनी कंटिन्यूस पीस ऑफ राइटिंग, आप किसी भी लेख में कि जो सतत भाग होता है उसको अगर आप देखते हैं, रनिंग टू ए फ्यू हंड्रेड वर्ड्स, जो करीबन 100 शब्दों का लिखा होता है, लाइक ए रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट ऑफ स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री का कोई एक स्पीच का रिपोर्ट हो गया, आर ए क्रिकेट मैच इन न्यूज़पेपर, या फिर न्यूज़पेपर में किसी क्रिकेट मैच का कोई उल्लेख किया गया हो, ऑफ द एडिटोरियल कॉलम, एक एडिटोरियल कॉलम के रूप में, यू विल फाइंड दैट, आप पाएंगे कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। ये जो है कि पैराग्राफ में क्या होता है, बटा होता है। द पैराग्राफ कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द स्पेस, जो पैराग्राफ होता है उसको पहचाना जा सकता है। कैन बी आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचाना जा सकता है, बाय द स्पेस, स्पेस के द्वारा, जैसे इसमें जो स्पेस या फिर खाली जगह जो छोड़ी जाती है उसके द्वारा आप पैराग्राफ को पहचान सकते हैं। कोई भी पैराग्राफ न्यूज़पेपर में हो गया या फिर कोई भी स्टोरी है, जब स्टार्ट होती है तो उसका जो पहला लेटर्स होता है वो कैपिटल होता है और उसकी साइज भी अन्य वर्ड्स से जो है कि बड़ी होती है, उसको बोलते हैं आइडेंटेशन, विच इज कॉल्ड आइडेंटेशन, जिसे हम कहते हैं आइडेंटेशन, जस्ट एज ए कैपिटल लेटर। अभी आपको बताया हूँ, वो एक कैपिटल लेटर के रूप में होता है। सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब वाक्य के शुरू होने से पहले उस कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। द बिगिनिंग ऑफ द सिग्नल ऑफ बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, द आइडेंटेशन सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। जो आइडेंटेशन होता है, जैसे कोई भी कैपिटल लेटर में लिखा होता है सेंटेंस का पहला वर्ड्स और वो बड़ा होता है इस प्रकार से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटेशन सिग्नल। द आइडेंटेशन सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ के शुरू होने पे जो आइडेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। अब हम पैराग्राफ की डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ इज ए यूनिट ऑफ कंपोजिशन। जो पैराग्राफ होता है ना, वो कंपोजिशन की एक यूनिट होती है। ये यूनिट ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है निबंध या ऐसे से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसी को कह रहा है कि पैराग्राफ इज ए यूनिट ऑफ कंपोजिशन इन विच वन आइडिया, जिसमें एक प्रकार की विचारधारा या विचार और थॉट या फिर अवधारणा इज डेवलप्ड, बताई गई होती है या सिखाई गई होती है, बाय मीन्स ऑफ एग्जाम्पल, मतलब उदाहरणों के द्वारा पैराग्राफ में कंपोजिशन की एक इकाई होती है जिसमें किसी विचार धारा अथवा आइडिया को उल्लेखित किया गया होता है। डेवलप्ड का मतलब होता है उल्लेखित किया गया, फिर विकसित किया गया होता है। आर सपोर्टिंग डिटेल्स, या फिर कुछ डिटेल चीज़ों को बताया गया होता है। ये पैराग्राफ इज एन एसे इन मिनी नेचर। अगर मिनी नेचर में देखा जाए तो जो पैराग्राफ होता है वो जो है कि निबंध का भाग होता है। कह रहा है पैराग्राफ इज एन एसे, एक प्रकार का क्या होता है, एक निबंध होता है। देखिए, पैराग्राफ राइटिंग के पर्पज कुछ देख लेते हैं। द पर्पज ऑफ डिवाइडिंग योर कंपोजिशन इनटू पैराग्राफ इज टू मेक रीडिंग इजीली। ठीक है, कंपोजिशन को डिवाइड करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है पैराग्राफ में, ताकि हम उसे आसानी से पढ़ सकें। द रीडर ऑफ एसे, जो एसे का पाठक होता है, ठीक है, पाठकर्ता होता है, विल फाइंड इट, पाता है, डिफ़िकल्ट टू फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज इन इट, इसमें अपनी अवधारणाओं को विकसित करने में कठिनाई पाता है। इफ़ द सेम एसे, यदि वही एसे इज अरेंज्ड इन ए पैराग्राफ, यदि वही एसे या फिर कंपोजिशन एक पैराग्राफ पे अरेंज्ड है, व्यवस्थित है, ही विल एबल टू फॉलो द सक्सेशन ऑफ आइडियाज। ठीक है, ही विल एबल टू फॉलो, मतलब वह फॉलो करने में योग्य होगा, द सक्सेशन मतलब सफलता को, ऑफ आइडियाज मतलब विचारों की सफलता को वह फॉलो करने में योग्य होगा। इन द राइटिंग, लिखावट में। इन पासिंग फ्रॉम द पैराग्राफ टू बी नेक्स्ट, इन पासिंग फ्रॉम द पैराग्राफ मतलब एक पैराग्राफ के हो जाने के बाद अगले पैराग्राफ के लिए, इन पासिंग फ्रॉम द वन पैराग्राफ टू द नेक्स्ट, मतलब एक पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद ही विल एबल टू द पास फ्रॉम वन आइडिया, ठीक है, वह योग्य हो जाएगा अपने एक विचार को आगे बढ़ाने के लिए, टू द नेक्स्ट एयर प्रेजेंटेड बाय द राइटर, मतलब लेखक ने पैराग्राफ में जो भी चीज़ें दर्शाया या फिर बताया या फिर व्यक्त किया है, उस विचार को आगे के जो विचार हैं उसको भी समझने के लिए योग्य हो जाएगा। ही विल बी एबल टू पास फ्रॉम द वन आइडिया टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय द राइटर। मैं आशा करता हूँ कि आपको राइटिंग पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, इसके क्या पर्पज है, इसकी डिफिनीशन क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दिया है कि राइट 2 पोएम्स फॉर रेसिटेशन प्रैक्टिस। रेसिटेशन प्रैक्टिस के लिए 2 कविता। रेसिटेशन का मतलब होता है वाचन। राइट 2 पोएम्स फॉर
रेसिटेशन प्रैक्टिस, वाचन अभ्यास के लिए जो है कि 2 कविता लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आप 4 लाइन की कोई भी 2 कविता आपको याद है तो लिख सकते हैं। जैसे 1 2 बक माई शू, देयर 4 नॉक एट डोर, 5 6 पिक अप स्टिक, 7 8 लेट देम स्ट्रेट, 9 10 एंड बिग फैट हैन। इस प्रकार से ये दूसरी कविता है। इस प्रकार से आपको कोई भी कविता आप क्लास 6 या 7 या फिर आप एक टीचर के रूप में कहीं टीचिंग करा रहे हैं या फिर आपने याद किया हो कभी भी, तो आप 4 लाइन की कविता कहीं से भी उठा के आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रुप एक्टिविटीज इन क्लासरूम। क्लासरूम में जो है कि सामूहिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रुप एक्टिविटीज, या फिर सामूहिक क्रियाकलाप या सामूहिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं। तो इसको समझते हैं कि सामूहिक गतिविधि क्लास में क्या होती है। द क्लासरूम इज द प्लेस ऑफ लर्निंग। जो क्लासरूम होता है वो सीखने का एक स्थान होता है। ठीक है, स्किल फॉर द पीपल एंड टीचर, मतलब जो क्लासरूम होता है वह शिक्षार्थी और शिक्षक के, ठीक है, कौशल सीखने का स्थान होता है। दे देन प्रोवाइड, उसके बाद वे प्रोवाइड प्रदान करते हैं। ईट ए देयर स्टूडेंट, अपने छात्रों को इन द टाइम टू कम, समय से चीज़ों को क्या करते हैं, सिखाते हैं या प्रोवाइड कराते हैं। सर्टेन ग्रुप, एक निश्चित समूह। एक्टिविटीज़ टू आर परफॉर्म इन द क्लासरूम, एक निश्चित समूह में क्रियाकलाप को भी परफॉर्म किया जाता है। दीज आर, वो क्रियाकलाप कौन कौन से हैं। तो पहला है ग्रुप क्वेश्चन आंसर, जैसे ग्रुप में बच्चों से क्वेश्चन आंसर कराना, ठीक है, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना और आंसर देना उसका ग्रुप्स में, ठीक है। सेकंड हमारा है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब होता है सामूहिक संप्रेषण। सामूहिक संप्रेषण से अर्थ ये होगा कि बात विचार या एक दूसरे से वार्तालाप करना, जैसे कन्वर्सेशन हो गया, राइटिंग में कम्युनिकेट करना, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है ओरल कम्युनिकेशन, एक रिटन कम्युनिकेशन और एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव कम्युनिकेशन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक वार्तालाप या फिर कन्वर्सेशन या फिर संप्रेषण बोल सकते हैं। और फर्स्ट आपको बताएं ओरल मौखिक संप्रेषण, और एक होता है रिटन, जिसे लिख करके अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस या अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। थर्ड हमारा हो गया ग्रुप रिमाई रीडिंग। ग्रुप रिमाई रीडिंग का मतलब होता है किसी भी कविता इत्यादि चीज़ों को एक लय अथवा तुक में क्या करना, पढ़ना, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हमारे क्या हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं जो क्लास में कराए जाने चाहिए या फिर कराए जाते हैं, ठीक है। ग्रुप क्वेश्चन आंसर, ग्रुप कम्युनिकेशन और ग्रुप रिमाई रीडिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़, जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ जो है जिसको बोलते हैं सामूहिक क्रियाकलाप या सामूहिक गतिविधि, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ हैव बीन पुट इन द पीपल टीचर स्टडी मटेरियल करिकुलम फॉर द वेरियस रीजन। विभिन्न कारणों की वजह से जो सामूहिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में एक सहायक सामग्री पाठ्यचर्चा के रूप में इसको रखा गया है। ग्रुप एक्टिविटीज हैव बीन पुट इन द पीपल टीचर, ठीक है, स्टडी मटेरियल करिकुलम, जिसको बोलते हैं अध्ययन सामग्री पाठ्यचर्चा के रूप में, ठीक है, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ को क्या किया गया, रखा गया है। बहुत वेरियस रीजन का मतलब होता है बहुत सारे कारणों की वजह से। सम एडवांटेज फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, सम एडवांटेज मतलब कुछ लाभ, फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, इन क्रियाकलापों या इन गतिविधियों के द्वारा आर गिवन बिलो, जो नीचे दी गई हैं। मतलब ये जो गतिविधियाँ हैं आपको बताएं ऊपर 3 गतिविधियाँ, इन गतिविधियों के द्वारा क्लास में जो है कि कुछ उसके लाभ होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं, उन महत्वपूर्ण लाभों को देख लेते हैं। पहला देखिए, ग्रुप एक्टिविटीज इंक्लूड एन पीपल टीचर द फीलिंग्स ऑफ लर्निंग। ग्रुप एक्टिविटीज जो होती है वो शिक्षक शिक्षार्थियों के बीच में एक सीखने की भावना इंक्लूड करती है, मतलब शामिल करती है, ठीक है। सेकेंड आप लिख सकते हैं कि फीलिंग ऑफ कंपटीशन इज डेवलप्ड फॉर वन टेंड टू द फॉरवर्ड देन अदर। मतलब जो प्रतिस्पर्धा की भावना है, जिसे हम कंपटीशन या फिर प्रतियोगिता बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना इज डेवलप्ड, विकसित की जाती है, फॉर वन, किसी एक के लिए, टेंड टू गो फॉरवर्ड देन अदर, मतलब एक दूसरे के अपेक्षा एक दूसरे में, हर लोगों में जो है कि कंपटीशन अथवा प्रतिस्पर्धा की भावना को क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है, ठीक है। थर्ड आप लिख सकते हैं कि दे लर्न क्विक रीडिंग राइटिंग एंड आंसरिंग। जो बच्चे होते हैं वो जल्दी, क्विक का मतलब होता है जल्दी ही पढ़ना सीख जाते हैं, लिखना सीख जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर करना सीख जाते हैं, ठीक है। आप फोर्थ लिख सकते हैं कि दे मेक द पीपल टीचर प्रिपेयर। वो जो एक्टिविटीज़ होती है, दे मेक द पीपल टीचर, जो शिक्षक शिक्षार्थी होते हैं, प्रिपेयर देमसेल्व्स, अपने खुद में तैयार होते हैं, फॉर नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए, क्लासरूम टास्क, जो क्लासरूम का काम होता है उसके लिए, ठीक है। जैसे शिक्षक को क्या पढ़ाना है,
अगर मान लो हमने एक कोई गतिविधि तय की है कि हम अगले दिन ये वाली गतिविधि कराने हैं, जैसे आपको ग्रुप कम्युनिकेशन की गतिविधि करानी है, तो बच्चे से कहेंगे कि कल जो है कि ग्रुप कम्युनिकेशन की गतिविधि कराई जानी है, तो बच्चे अपने आप को तैयार करके आएंगे। ठीक है, जो चीज़ें ग्रुप में पूछी जा सकती हैं या जो सवाल बनने की संभावना है, उसी प्रकार से एक शिक्षक भी अपना एक लेसन प्लान बनाएगा, एक जो है कि योजना बनाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दे मेक द पीपल टीचर प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए जो शिक्षक शिक्षार्थी होते हैं उनको तैयार करने के लिए भी जो है कि क्लासरूम में जो काम होता है उसके लिए भी ये बेनिफिट या फिर एडवांटेज होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दिया कि राइट एनी टू स्टोरीज इन ब्रीफ, कह रहा है कि संक्षेप में या संक्षिप्त में 2 कहानियों को लिखिए। तो आप कोई भी कहानी लिख सकते हैं, जो अपने से बना के कोई कहानी एक लिख सकते हैं जिसका एक नैतिक मूल्य हो, एक निष्कर्ष हो। ठीक है, जैसे एक दिया है ए फार्मर एंड हिज सन, एक किसान और उसके बेटे। फार्मर हैड 6 सन, मतलब एक किसान के पास 6 बेटे थे। दे वर ऑलवेज क्वेरलिंग, वे आपस में झगड़ते रहते थे। एमंगस्ट देमसेल्व्स, आपस में मतलब बीच में। ठीक है, एक दूसरे में लड़ते झगड़ते रहते थे। दे कुड नॉट वर्क टुगेदर, ये मिलकर काम नहीं कर सकते थे एक साथ, मतलब वे एक साथ मिलकर काम कभी नहीं करते थे। द फार्मर वॉज ट्रबल्ड अबाउट दिस, इस बात से जो किसान था बहुत परेशान था। वंस ही फेल सीरियसली इल, एक बार वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। ही न्यू हिज एंड वाज नियर, वह जानता था कि उसकी मौत और उसका अंत नज़दीक है। ही थॉट ऑफ हिज सन, वो अपने बच्चों के बारे में, अपने बेटों के बारे में सोचा। ही थॉट अ क्लेवर प्लान, उसने एक चालाक योजना बनाई। ही कॉल्ड हिज सन, उसने अपने बच्चों को बुलाया। टू हिज बेड साइड, वो अपने बेड की तरफ, मतलब जहाँ बीमार पड़ा था वहीं पे अपने बच्चों को बुलाया। ही आस्क्ड वन ऑफ हिज सन, उसने एक अपने उन बच्चों में से एक से पूछा टू फेच द बंडल ऑफ स्टिक। ठीक है, तो फेच का मतलब फैलाने के लिए, द बंडल ऑफ स्टिक, जो लकड़ियों का बंडल था उसको फैलाने के लिए। द बंडल वाज बॉट, जो लकड़ी का बंडल खरीद के आया हुआ था। ही आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन अप ब्रेक इट, वह अपने सबसे बड़े बेटे से जो है कि लकड़ी को खोलने के लिए, तोड़ने के लिए कहा। ठीक है, फॉर ऑल हिज स्ट्रेंथ ही कुड नॉट ब्रेक इट, पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी जो सबसे बड़ा लड़का था उस लकड़ियों को नहीं तोड़ सका। वन बाई वन ईच सन ट्राइड, एक के बाद एक जो 6 बच्चे थे, जो 6 लड़के थे किसान के, उन्होंने पूरे बंडल को लकड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। बट इन वैन, लेकिन असफल रहे। देन द फार्मर आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन, उसके बाद जो किसान था अपने छोटे बच्चे से कहा टू अनटाई द बंडल, मतलब जो बंडल था लकड़ियों का उसको खोलने के लिए सबसे छोटे वाले बच्चे से किसान कहता है ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक वन बाई वन, और उससे कहता है कि तुम ये जो लकड़ियों का बंडल है उसको खोलो और लकड़ियों को एक एक करके तोड़ो। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक वन बाई वन, मतलब एक के बाद एक लड़कों को कहा कि जो लकड़ियाँ हैं एक एक लकड़ियों को तुम लोग तोड़ो। ईच वन ऑफ हिज सन, उनमें से एक जो बेटा था, ठीक है, कुड ब्रेक द स्टिक इजली, जो प्रत्येक बच्चे थे वो, ठीक है, आसानी से लकड़ी को तोड़ने में सफल रहे। सीइंग दिस द फार्मर, सर यह देख करके जो किसान वह कहा कि सी माई सन, मेरे बेटों देखो, मेरे बच्चों देखो, यू आर नॉट एबल टू ब्रेक द इंडिविजुअल स्टिक, तुम अद्वितीय रूप से, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से लकड़ियों को तोड़ने में योग्य नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि दे वेर ऑल टाइड टुगेदर, क्योंकि वे एक साथ बधी हुई थी, वो लकड़ियाँ एक साथ बधी हुई थी। इफ़ यू लिव यूनाइटेड, यदि तुम संयुक्त रहना चाहते हो, इफ़ यू विल लिव यूनाइटेड, मतलब तो यदि तुम एक साथ मिल के रहते हो, नन कैन हार्म टू यू, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यूनाइटेड यू स्टैंड, यूनाइटेड का मतलब समझते हो, डिवाइडेड यू फॉल, मतलब कि तुम्हें कोई बांटने को असफल बनाना का मतलब ये है कि तुम्हें कोई बांट नहीं सकता। द सन हैड लर्न द वैल्यूएबल लेसन, जो बेटे थे इस बहुमूल्य पाठ को उन्होंने सीखा अपने पिता से। दे प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया। नेवर टू क्वेरल, कभी नहीं लड़ने के लिए। द ओल्ड फार्मर डाइड इन पीस, ठीक है, जो किसान था वो मर गया, वो शांति में मर गया। तो ये जो कहानी थी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अगर संयुक्त फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली जिसको बोलते, तो उससे अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में ताकत होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ होती है एक, और कोई भी हमारा बाल बाका नहीं कर पाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी कहानी एक लिख सकते हैं जिसका एक सही निष्कर्ष हो, एक सही रिजल्ट हो। इस प्रकार से देखिए दूसरी कहानी एक दिया है द डॉग एंड द वॉल्फ, ठीक है, कुत्ता और भेड़िया। तो इस प्रकार से दूसरी कहानी भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 33 क्वेश्चन,
राइट ए कंपोजिशन ऑन हॉर्स एंड टेलीविजन, ठीक है। कुत्ते पे और टीवी पे क्या कह रहा है, निबंध लिखने के लिए या फिर कंपोजिशन लिखने के लिए कह रहा है, तो बहुत ईजी आप लिख सकते हैं। फिर भी आप देख लीजिए, एक का मैं अब दिखा दे रहा हूँ आपको। हॉर्स का तो आप लिख लेंगे, हॉर्स क्या है। टेलीविजन का दिखा दे रहा हूँ, टेलीविजन द ग्रेट वंडर इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है। जो टेलीविज़न है ये आधुनिक दुनिया का, विज्ञान की आधुनिक दुनिया का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। टेलीविज़न इज़ हाउस होल्ड थिंग्स टुडे, मतलब जो टेलीविज़न है ना वो आज के ज़माने में, आज के टाइम पे एक घरेलू वस्तु बन गई है। चिल्ड्रेन डिवोट्स मोस्ट देयर टाइम टू टेलीविज़न, ठीक है। जो बच्चे होते हैं ना वो टेलीविज़न में सबसे ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर गुजारते हैं। डिवोट्स का मतलब होता है व्यतीत करना या फिर गुजारना। दे वॉच द कार्टून, वे कार्टून देखते हैं, कार्टून सीरीज देखते हैं। एंड फारगेट देयर थिंग्स सच एज ए स्कूल होमवर्क, जैसे उनको स्कूल से कोई होमवर्क मिला हो उसको भी करना क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं। किसके चक्कर में भूल जाते हैं, कार्टून सीरीज वगैरह इत्यादि चीज़ों को देखने में, सीरियल वगैरह फिर टेलीविज़न मूवी इत्यादि चीज़ों को देखने में वो स्कूल के होमवर्क तक को भी भूल जाते हैं। टेलीविज़न एडवर्सली इफेक्ट द आई सेट ऑफ चाइल्ड्स, ठीक है। वैसे भी जानते हैं अब ये बात कही गई है कि विज्ञान वरदान अभिशाप होता है, ठीक है। तो विज्ञान जितना बढ़िया होता है उतना नुकसानदायक भी होता है। टेलीविज़न एडवर्सली अफेक्ट द आई सेट ऑफ चिल्ड्रन, जो टेलीविज़न होता है ना वो बच्चों की आँख पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है। इट इज़ डूइंग मोर हार्म दैट गुड, जो टेलीविज़न है उसको सही देखने, ज़्यादा टाइम तक देखने, ठीक है, और उसके ब्राइटनेस के कारण जो है कि यह अच्छा होने की वजह नुकसान भी हो सकता है। टेलीविज़न प्रेजेंट्स बिफोर अस ए वेराइटी ऑफ आइटम, जो टेलीविज़न है ना वो विभिन्न प्रकार के आइटम्स को हमारे सामने क्या करता है, प्रेजेंट करता है, तो व्यक्त करता है अथवा दर्शाता है। बिसाइड्स रिक्रिएशन, ठीक है, रिक्रिएशन के अतिरिक्त अन्य जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने टेलीविज़न क्या करता है, दर्शाता है। पीपल लिसन न्यूज़, जो लोग होते हैं वो न्यूज़ को सुनते हैं। वॉच सीरियल देखते हैं। एंड डिस्कवरी को देखते हैं। एंड अदर चैनल, और दूसरे चैनलों को भी देखते हैं। इम्प्रॉपर यूज ऑफ टेलीविज़न हार्म, जो अनुचित तरीके से जो टेलीविज़न अगर उसको देखा जाए तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। आई साइट हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन द मेमोरी ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं उनकी स्मृति पर, उनके जो मेमोरी होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है। कारण इम्प्रॉपर यूज ऑफ टेलीविज़न हार्म द आई साइट एंड हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन द मेमोरी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनकी जो याद करने की क्षमता होती है और जो आँखों पे प्रभाव होता है उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है टेलीविज़न देखने पे अनुचित तरीके से। अनुचित तरीके का मतलब ये हुआ कि आप टेलीविज़न के बहुत नज़दीक टेलीविज़न देख रहे हो, ठीक है, या फिर उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा कर रखे हो और बहुत देरी तक टेलीविज़न देख रहे हो, तो इससे बहुत ज़्यादा है कि आपको हानियाँ पहुँच सकती हैं। टेलीविज़न हैज़ बिकम ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ बिसाइड्स बीइंग ए स्टेटस ऑफ सिंबल। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट टेंस। कह रहा है कि वर्तमान समय, वर्तमान दिनों में इंग्लिश का क्या स्थान है, ठीक है। वर्तमान समय में इंग्लिश का क्या स्थान है, ठीक है। तो द प्लेस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट टेंस, वर्तमान समय में इंग्लिश का स्थान, उसको देख लेते हैं। दीज डेज इंग्लिश स्टार्ट एज सेकेंड लैंग्वेज एज वेल एज ये फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। कह रहा है कि दीज डेज मतलब इन दिनों जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश इज स्टार्ट एज ए सेकेंड लैंग्वेज, मतलब दूसरी भाषा के रूप में, मतलब सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है। एज वेल एज ए फॉरेन लैंग्वेज, मतलब एक विदेशी भाषा के रूप में, ठीक है। विदेशी भाषा के रूप में जो इंग्लिश है इन दिनों, ठीक है, वह दूसरी भाषा नहीं सेकेंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है। नाउ इंग्लिश इज, अब जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, पहला है नो मोर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नो मोर अधिक नहीं है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन निर्देशों का अधिक माध्यम नहीं है। एंड एग्जामिनेशन, ठीक है, और परीक्षाओं और निर्देशों का, ठीक है, अधिक माध्यम नहीं है, ज़्यादा माध्यम नहीं है। देयर आर सम पब्लिक स्कूल एंड कन्वेंट वेयर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन इज स्टिल इंग्लिश, ठीक है। देयर आर सम पब्लिक स्कूल, कुछ पब्लिक स्कूल हैं, एंड कन्वेंट्स, और कुछ कन्वेंट स्कूल हैं। वेयर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन, जहाँ पे निर्देश और परीक्षा का जो माध्यम है, निर्देशों और परीक्षा का जो माध्यम है, मीडियम जो है, इज स्टिल इंग्लिश, अभी तक अंग्रेजी है, ठीक है। कह रहा है कि इन दिनों जो अंग्रेजी है वह विदेशी भाषा के रूप में
दूसरी भाषा जो के रूप में सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी जो है वह एग्जामिनेशन और इंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ा स्रोत अब नहीं रहा है। देयर आर सम पब्लिक स्कूल एंड कन्वेंट्स वेयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन इज स्टिल इंग्लिश। कुछ ऐसे पब्लिक स्कूल और कन्वेंट स्कूल है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन, निर्देशों और परीक्षा का जो माध्यम है अभी तक क्या है, वो इंग्लिश है। स्टिल का मतलब होता है अभी तक, ठीक है। सेकेंड में आप लिख सकते हैं कि क्या स्थान है इन लोअर प्राइमरी स्टेज। इन लोअर प्राइमरी स्टेज का मतलब होता है निम्न प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, निम्न प्राथमिक स्तर पर। इट इज़ नॉट बीइंग टॉट एक्सेप्ट इन पब्लिक स्कूल। इट इज़ नॉट बीइंग टॉट मतलब यह नहीं पढ़ाया जा रहा है एक्सेप्ट इन पब्लिक स्कूल, मतलब पब्लिक स्कूलों में, जो पब्लिक स्कूल हैं प्राइमरी स्टेज पर इनको अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है। थर्ड आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग इट्स प्लेस इन लोअर सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। रिगार्डिंग मतलब से संबंधित, इट्स प्लेस ऑफ लोअर सेकेंडरी, ठीक है। लोअर सेकेंडरी का मतलब होता है निम्न माध्यमिक ना, निम्न माध्यमिक स्तर पर इसे देखा जाए इसके स्थान को, तो देयर इज़ नो यूनिफॉर्म पॉलिसी, इसकी कोई एक समान नीति नहीं है। इन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा कह रहा इन पंजाब एंड हरियाणा इट इज़ टीचिंग स्टार्ट फ्रॉम द 6th क्लास। पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेशों में, ठीक है, 6th क्लास से जो है कि इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है। इन हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में फ्रॉम 4th क्लास एंड गुजरात में 8th क्लास से, मतलब कि गुजरात में कक्षा 4 से ही अंग्रेजी माध्यम में जो है कि टीचिंग कराई जाती है प्राइमरी लोअर सेकेंडरी स्टेज पे, और गुजरात में क्लास 8 से ही जो है कि इंग्लिश माध्यम से चीज़ों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। फोर्थ आप लिख सकते हैं देयर इज़ आल्सो नो यूनिफॉर्म पॉलिसी, ठीक है, देयर इज आल्सो नो यूनिफॉर्म पॉलिसी अबाउट इट्स प्लेस इन द हायर सेकेंडरी लेवल। कह रहा है कि उच्च माध्यमिक स्तर पे भी, ठीक है, इस विषय को लागू करने की कोई भी एक समान नीति नहीं है। कह रहा है कि देयर इज नो आल्सो यूनिफॉर्म पॉलिसी अबाउट इट्स प्लेस, मतलब इसके स्थान का कोई भी जिक्र नहीं है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी देखा जाए। इन डिफरेंट स्टेट, जो विभिन्न प्रकार के राज्य हैं उन विभिन्न राज्यों में, ठीक है, उच्च माध्यमिक स्तर पर भी देखा जाए तो इसको एक समान लागू करने की कोई भी पॉलिसी नहीं है। इंग्लिश इज कंपलसरी फॉर द सम स्टूडेंट्स एट दिस लेवल एंड ऑप्शनल फॉर सम। कह जो इंग्लिश है ना वो कुछ विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, इस स्तर पर अनिवार्य है, एंड ऑप्शनल फॉर सम, कुछ लोगों के लिए क्या है, वैकल्पिक विषय के रूप में इंग्लिश को लिया जाता है। इंग्लिश इज कंपलसरी फॉर सम स्टूडेंट एट दिस लेवल, इस स्तर पर कुछ विद्यार्थियों के लिए जो है कि इंग्लिश क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इंग्लिश को ऑप्शन के रूप में क्या करते हैं, लेते हैं। पांचवा आप लिख सकते हैं इट इज़ नॉट ए कंपलसरी सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल पर जो इंग्लिश होता है वो कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखा जाता है। ग्रेजुएशन का मतलब स्नातक स्तर पर, स्नातक स्तर पर जो इंग्लिश होती है उसको अनिवार्य विषय के रूप में नहीं देखा जाता। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आधुनिक काल में इन दिनों में इंग्लिश का क्या स्थान है पूरे विश्व में, और ख़ास करके हमारे इंडिया के लिए बात करिए तो ये इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग का मतलब होता है बोलकर पढ़ने में, ठीक है, बोलकर पढ़ने पर एक शॉर्ट नोट क्या करना है, राइट करना है, लिखना है। लाउड रीडिंग क्या होता है, मतलब बोलकर पढ़ना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, आपको बोल के पढ़ा रहे हैं, बोल करके चीज़ों को टीच कराया जा रहा है, बोलकर चीज़ों को पढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाउड रीडिंग, ठीक है। दिस इज नोन एज ए ओरल रीडिंग आल्सो, ठीक है, दिस इज नोन एज ए ओरल रीडिंग आल्सो। इसे मौखिक पठन भी कहा जाता है, इसे मौखिक पठन के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ इंट्रोड्यूस आफ्टर 2 months ऑफ रीडिंग। कह रहा है कि इट इज़ इंट्रोड्यूस आफ्टर 2 months ऑफ रीडिंग, मतलब पढ़ने के 2 महीने के बाद इसकी बात रखी जाती है या इंट्रोड्यूस की जाती है, इसको बताया जाता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट व्हेन पीपल्स लर्न व्हाट दे हैव टू रीड इन बुक। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन पीपल लर्न व्हाट दे से, मतलब कि जब कभी भी जो शिक्षार्थी होता है उसको किताब में क्या पढ़ना होता है, उसके 2 महीने के बाद जो होता है कि इंग्लिश ओरल रीडिंग की बात की जाती है, मतलब मौखिक पठन की बात की जाती है। इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड
इस ये कह रहा है इट शुड बी, इट का मतलब होता है, ये आपका लाउड रीडिंग की कह रहा है कि लाउड रीडिंग जो होता है शुड बी इंट्रोड्यूस, मतलब बताया जाना चाहिए। दिस रीडिंग इज कैरिड आउट सम एक्सटेंट व्हेन इंग्लिश स्टार्ट इन द क्लासरूम। तो जो दिस रीडिंग है, इस प्रकार के जो रीडिंग है, जो लाउड रीडिंग है, इज कैरियड आउट सम एक्सटेंट, कुछ विस्तार को क्या आती है, ले आती है, ठीक है। व्हेन इंग्लिश इज स्टार्ट इन द क्लासरूम, जब क्लासरूम में इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। हाउएवर, जैसे भी, हाउएवर का मतलब होता है जैसे भी। इट इज नॉट सफिशिएंट एज देयर हैज नॉट बीन सब प्रैक्टिस इन द इंग्लिश ऑफ द मदर टंग टू। कह रहा है हाउएवर, जैसे भी, इट इज नॉट सफिशिएंट, यह पर्याप्त नहीं है, एज देयर हैज नॉट बीन मच प्रैक्टिस, जिसको बहुत अधिक अभ्यास की ज़रूरत होती है, इन द रीडिंग, पढ़ने में, आप मदर टंग, ठीक है, मदर टंग को, जैसे मदर टंग जो होती है, जैसे मातृभाषा बोलते हैं, मातृभाषा को लर्न करने की इत्यादि चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती है। दस इस प्रकार रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्कोप ऑफ रीडिंग इन इंग्लिश, इस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है जो रुकावट होती है, आप स्कोप आप रीडिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में पठन कार्य करने का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है, उस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन जो रोक लगाया जाता है। एज एन इंग्लिश राइटर पॉइंटेड आउट, राइटर पॉइंटेड आउट का मतलब व्याख्या किया, देर इज वेरी लिटिल रियल रीडिंग डन इन इंग्लिश। कह रहा कि देर इज वेरी लिटिल रियल रीडिंग, बहुत ही छोटी जो है कि रियल रीडिंग पढ़ी जाती है इन इंग्लिश भाषा में। ए पार्ट ऑफ डिफिकल्टी इज दैट, ए पार्ट ऑफ डिफिकल्टीज, कह रहा है कि जो कठिनाइयों का एक भाग है, इज दैट, वह है कि इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज, जो इंग्लिश होती है, ठीक है, वो विदेशी लैंग्वेज होती है, उसको सीखना थोड़ा सा कठिन होता है। बट द चीफ डिफिकल्टीज फाउंड इन द फैक्ट, लेकिन जो मुख्य रूप से जो कठिनाई है इस फाउंड पाई जाती है इन फैक्ट, मतलब तथ्यों में, जो तथ्य हैं उनमें मुख्य रूप से कठिनाई पाई जाती है। दैट पीपल आर नॉट टॉट टू रीड, जो विद्यार्थी आर नॉट टॉट टू रीड, मतलब जिनको पढ़ाया नहीं जाता है, अलाउड मतलब बोल करके, प्रॉपरली बोल करके उचित तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है, इन देयर मदर टंग, उनकी मातृभाषा में, उनकी मातृभाषा में, ठीक है, जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, यह जो है कि एक मुख्य रूप से कठिनाई पाई जाती है कि जब मातृभाषा को बोल करके नहीं पढ़ाया जाता है। लाउड रीडिंग शुड बी इंट्रोड्यूस आफ्टर द स्टूडेंट हैव बीन गिविंग सम ट्रेनिंग इन द रीडिंग फॉर 2 months ऑन द पॉइंट्स कंसर्निंग प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। कहा लाउड रीडिंग जो होती है शुड बी मतलब होनी चाहिए, इंट्रोड्यूस मतलब बताई जानी चाहिए या फिर परिचय कराना चाहिए, ठीक है। जो लाउड रीडिंग को क्या परिचय कराना चाहिए, आफ्टर द स्टूडेंट्स हैव बीन गिविंग सम रीडिंग इन ट्रेनिंग 2 months, 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद, 2 महीने की रीडिंग की ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, जो शिक्षार्थी हैं उनको लाउड रीडिंग से परिचित कराना चाहिए। ऑन द पॉइंट्स कंसर्निंग प्रोनाउंसिएशन, जो प्रोनाउंसिएशन से संदर्भित हो, ठीक है, इंटोनेशन से उसके लय तुक से संबंधित हो, स्ट्रेस से उसके प्रबल हो, एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश बोलने के जो भी पहलू हैं उन पहलुओं पर भी पॉइंट आउट कराना चाहिए, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं, टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो बच्चे हैं उनको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मतलब सही उच्चारण करने में सहायता प्रदान करने के लिए जो है कि लाउड रीडिंग का प्रयोग करना चाहिए। आर्टिकुलेशन के लिए, इंटोनेशन के लिए, स्ट्रेस और रिदम के लिए। सेकेंड आप देख सकते हैं टू इनेबल स्टूडेंट टू रीड विद एक्सप्रेशन, मतलब एक अभिव्यक्ति के साथ, एक एक्सप्रेशन के साथ बच्चों को पढ़ने में योग्य बनाने के लिए भी लाउड रीडिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेलिंग। कह रहा है जो स्पेलिंग है उसका क्या महत्व होता है, ठीक है। मैक्स मूलर ने कहा है, मैक्स मूलर लिखते हैं कि इंग्लिश स्पेलिंग इज ए नेशनल मिसफॉर्चून टू द इंग्लैंड एंड इंटरनेशनल मिसफॉर्चून टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो मैक्स मूलर एक क्या है, इंग्लिश राइटर है, उन्होंने लिखा है कि इंग्लिश स्पेलिंग इज नेशनल मिसफॉर्चून, राष्ट्रीय दुर्भाग्य है, टू द इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड जो देश है उस देश के लिए जो इंग्लिश का स्पेलिंग है वो क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है, एंड एन इंटरनेशनल मिसफॉर्चून, और एक अंतर्राष्ट्रीय दुर्भाग्य है, टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए भी एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दुर्भाग्य है। और क्या चीज़, इंग्लिश स्पेलिंग जो होता है वह इंग्लैंड देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो एक दुर्भाग्य है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में भी एक दुर्भाग्य है। फिर भी
इट कैन नॉट बी डिनाइड, यह मना नहीं किया जा सकता या टाला नहीं जा सकता, मना नहीं किया जा सकता। द स्पेलिंग एबिलिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट एक्विजिशन, कह रहा है कि द स्पेलिंग एबिलिटी, जो स्पेलिंग की योग्यता है, इज एन इम्पोर्टेंस, एक महत्वपूर्ण, ठीक है, एक्विजिशन मतलब होता है अर्जन है, ठीक है, भाषा अर्जन जिसको बोलते हैं एक्विजिशन। द एबिलिटी टू स्पेल वर्ड्स, द एबिलिटी टू स्पेल वर्ड मतलब जो शब्दों को सही करने की जो योग्यता है, करेक्टली इज वन ऑफ द इसेंशियल करेक्ट कंपोजिशन, इज वन ऑफ द इसेंशियल, ठीक है, भाषा को सही करने का, शब्दों को सही करने की जो योग्यता है, करेक्टली मतलब सही करने की, इज वन ऑफ द इसेंशियल, एक आवश्यक रूप होता है, एक आवश्यक भाग होता है करेक्ट कंपोजिशन, एक करेक्ट कंपोजिशन का, एक करेक्ट निबंध का अथवा एक कंपोजिशन का जो है एक आवश्यक एक भाग होता है। नथिंग अफेंड सो मच एंड करेक्ट स्पेलिंग, नथिंग अफेंड टू सो मच एज करेक्ट स्पेलिंग, कह रहा है किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है सो मच ज़्यादातर एज ए करेक्ट स्पेलिंग के रूप में। टू स्पेल वन वर्ड्स करेक्टली, टू स्पेल का मतलब होता है सही स्पेलिंग करना, वन वर्ड किसी एक शब्द का, करेक्टली इज ए पार्ट ऑफ कोड से ड्यू टू द पर्सन, ठीक है, ड्यू टू ए पर्सन हु इज रीड व्हाट इज रिटन एंड absence ऑफ इट्स कंसिडर्ड ए लेक ऑफ गुड एजुकेशन एंड रिस्पेक्टेबिलिटी, ठीक है, कह रहा है कि टू स्पेल वन वर्ड्स मतलब एक शब्द को, किसी एक शब्द को स्पेल करना करेक्टली सही तरीके से सटीक रूप से, इज ए पार्ट ऑफ कोड से, एक कोड से का क्या। फ्रेंड्स, यदि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश से रिलेटेड सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, वेरी सारे टाइप्स क्वेश्चन आंसर। ड्यू टू पर्सन हु इज, उस पर्सन उस व्यक्ति के कारण, हु इज रीड कौन क्या पढ़ता है, व्हाट इज रिटन और क्या क्या लिखा जाता है, एंड absence ऑफ इट्स और इसकी अनुपस्थिति क्या है, इज कंसिडर्ड माने रखती है, ए लेक ऑफ एजुकेशन गुड एजुकेशन, ठीक है, एक अच्छे एजुकेशन की कमी को संदर्भित करती है, कंसिडर्ड करती है मतलब बताती है, एंड द रिस्पेक्टिवली और एक दूसरे के रिस्पेक्ट को भी क्या करती है बताती है। सच एज सच ऐसा इसलिए, करेक्ट स्पेलिंग शुड बी लर्न, जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको सीखा जाना चाहिए, एंड गिवन प्रियोरिटी इन रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश, जो दी गई प्राथमिकता है पढ़ने और इंग्लिश को लिखने में। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिन द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोज लेसन, प्रोज लेसन के विभिन्न प्रकारों को सोच समझाइए, ठीक है, तो द टाइप्स ऑफ प्रोज लेसन, जो प्रोज लेसन के प्रकार है वो कौन कौन से हैं, जैसे एस्से हो गया, ठीक है, प्रकार जो है अकॉर्डिंग टू द जॉनसन के अनुसार एस्से इज लोज शैली ऑफ द माइंड, जो एस्से होता है वह मस्तिष्क का लोज शैली होता है, एंड इरेगुलर अनडाइजेस्टेड पीस मतलब एक अनियमित और जिसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड का मतलब होता है अपचित टुकड़ा होता है, नॉट ए रेगुलर एंड ऑर्डरली परफॉर्म्स, ना कि एक नियमित और एक क्रम में जो परफॉर्म किया हुआ, इसको एस्से को कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की डिक्शनरी उसके अनुसार अब, ठीक है, एस्से को कैसे डिफाइन कर रहा है, एस्से इज कंपोजिशन ऑफ मॉडरेट, जो एस्से होता है मॉडरेट लेंथ ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विशेष विषय पर, ठीक है, एक लंबे रूप में एक सटीक लिखा हुआ एक कंपोजिशन होता है, आर ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट या फिर किसी विषय की एक शाखा होती है, ओरिजिनली इम्प्लाइंग व्हाट वांट टू फिनिश मतलब क्या हमें खत्म करना है, क्या बताना है, ठीक है, इम्प्लाइंग करना है, ठीक है, ओरिजिनल रूप से उस चीज़ का एक क्या होता है सब्जेक्ट होता है। बट नाउ लेकिन अब साइड ऑफ कंपोजिशन, जो कंपोजिशन का मानना है मोर आर लेस इलेबोरेट इन स्टाइल टू द लिमिटेशन इन रेंज, मतलब एक रेंज में जो है कि उसके लिमिटेशन के थ्रू जो है स्टाइल में क्या करना है इलेबोरेट कम कर रहा है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि एस्से में भी पर्सनल, जो एस्से होता है वो पर्सनल भी हो सकता है, फिलोसफिकल हो सकता है मतलब दर्शन शास्त्र पे भी आधारित हो सकता है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक भी हो सकता है, क्रिटिकल भी होता है, जिसको बोलते हैं आलोचनात्मक या फिर समालोचक भी हो सकता है। दे में भी लेंदी और शॉर्ट इन साइज, वे लंबे और मतलब साइज में छोटे भी हो सकते हैं। एस्से की बात हो गई। सेकंड आप नोवेल लिख सकते हैं, नोवेल जिसको हम उपन्यास बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू ई विलियम के अनुसार नोवेल इज ए लॉन्ग नैरेटिव प्रोज डिटेलिंग द एक्शन ऑफ फिक्टियस पीपल, जो फिक्टियस पीपल होते हैं उनके क्रियाओं के एक जो कि डिटेल होता है, एक विवरण होता है नोवेल, ठीक है। लॉन्ग नैरेटिव मतलब लंबा व्याख्या किया हुआ एक डिटेल होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू ई विलियम के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मेरेडिथ के अनुसार, जो मेरेडिथ हैं इंग्लिश के राइटर, वो लिखते हैं कि नोवेल इज ए समरी ऑफ एक्चुअल लाइफ, जो नोवेल होता है वो वास्तविक जीवन का एक सारांश होता है, इंक्लूडिंग बोथ, ठीक है, जिसमें दोनों चीज़ शामिल होती है, विद इन, ठीक है, विद इन एंड विदाउट अस, मतलब
विदिन एंड विदाउट मतलब हमारे अलावा और हमारे साथ। विदिन का मतलब होता है हमारे साथ अथवा हमारे अलावा, दोनों चीज़ जो है कि इसमें शामिल होती है। यह जो है कि वास्तविक जीवन का एक सारांश होता है। ये लिखते हैं मेरिडिथ। ठीक है। थर्ड आप लिख सकते हैं, थर्ड हमारा शार्ट स्टोरी। शार्ट स्टोरी क्या होती है? द शार्ट स्टोरी इज ए कंपेरेटिवली रिसेंट डेवलपमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर। जो शार्ट स्टोरी है वो अपेक्षाकृत देखा जाए तो रिसेंटली मतलब अभी हाल ही में इंग्लिश साहित्य में इसको विकसित किया गया शार्ट स्टोरी को। इट इज़ नॉट मेयरली ये ग्रेट सर्टन नोवेल, कह रहा है कि ये मेयरली जो है कि बहुत बड़ा सर्टन मतलब संक्षिप्त उपन्यास नहीं होता है। इट शेयर्स ये बताता है या लोगों तक शेयर करता है ऑफ कोर्स वास्तव में द यूजुअल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल फिक्शन, सभी फिक्शनों को एक व्यवस्थित क्रम में जो साधारणतः प्रयोग किए गए उन सभी चीज़ों को दर्शाता है शॉर्ट स्टोरी। प्लॉट कैरेक्टर प्लॉट को दर्शाता है, कैरेक्टर चरित्र को दिखाता है, इन सेटिंग और सेटिंग को। बट दे कैन नॉट बी ट्रीटेड विद द सेम डिटेल इन एज इन ए नोवेल। कह रहा है कि बट दे कैन नॉट, जो शॉर्ट स्टोरियाँ होती हैं दे कैन नॉट बी ट्रीटेड मतलब उनको नहीं बताया जा सकता, ट्रीट मतलब व्यवहार नहीं किया जा सकता विद द सेम डिटेल्स एज इन ए नोवेल, एक नोवेल में सेम डिटेल के सेम विवरण के साथ सेम वर्णन के साथ जो है कि उसको ठीक है शॉर्ट स्टोरी में उल्लेखित नहीं किया जा सकता या फिर व्यवहारित नहीं किया जा सकता। बायोग्राफी क्या होती है? द बायोग्राफी एज एन आर्ट फ्रॉम फॉर्म। बायोग्राफी एज एन आर्ट फॉर्म, जो बायोग्राफी होता है जिसको हम बोलते हैं आत्मकथा, वो एक फॉर्म का कला का रूप होता है। हैज़ डेवलप्ड कंपैरेटिवली रिसेंटली, जो हाल ही में अपेक्षाकृत ठीक है उसको क्या किया गया, विकसित किया गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बायोग्राफी इज द हिस्ट्री ऑफ लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल मैन एज ए ब्रांच ऑफ लिटरेचर। जो बायोग्राफी होता है ना जिसको बोलते हैं आत्मकथा, इज द हिस्ट्री ऑफ लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल मैन, जो अद्वितीय आदमी होते हैं व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन का एक इतिहास होता है एज ए ब्रांच ऑफ लिटरेचर, जैसे किसी साहित्य का एक शाखा से संबंधित जो है कि किसी व्यक्तिगत आदमियों के जीवन का एक इतिहास होता है जो बायोग्राफी होती है। जैसे आप स्वामी विवेकानंद का बायोग्राफी ले लीजिए, ठीक है, और गौतम बुद्ध की बायोग्राफी हो गई, जितने भी और लिटरेचर जितने भी हैं, कालिदास की बायोग्राफी हो गई, इन जितने ये आपको राइटर लिख रहे हैं इनकी, जैसे मेरिडिथ हो गए, W.E. विलियम हो गए, इनकी बायोग्राफी। तो बायोग्राफी जो है कि पर्सनल किसी एक खास व्यक्ति के जीवन के बारे का जीवन वृत्तांत होता है। ठीक है। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन इज एन आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। जो कंपोजिशन होता है वो खुद के अभिव्यक्ति का एक प्रकार का कंपोजिशन होता है, एक आर्ट्स होता है, ठीक है, एक कला होती है। कंपोजिशन इज एन आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद के जिसको बोलते हैं आत्म अभिव्यक्ति की एक कला होती है, आत्म अभिव्यक्ति की एक कला होती है। इट इज़ कॉल्ड द एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, जिसको हम भाषा के अभिव्यक्तात्मक जो है कि पहलू होता है, भाषा का अभिव्यक्तात्मक पहलू होता है। अकॉर्डिंग टू द भाटिया और भाटिया के अनुसार कंपोजिशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट। जो कंपोजिशन होता है वह बच्चों के विचार का एक अभिव्यंजना या फिर अभिव्यक्ति होती है। हिज ओन आइडिया, उनके खुद के विचारों का, फीलिंग्स भावनाओं का, ऑब्जर्वेशन उनके प्रेक्षणों का। जो बच्चे होते हैं उनके प्रेक्षणों का, उनके भावनाओं का, उनके खुद के विचारों, उनके और बच्चों की अवधारणाओं का एक क्या होता है, अभिव्यक्ति होती है कंपोजिशन। इट इंक्लूड्स बोथ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिंग। ये जो है कि जो कंपोजिशन है इंक्लूड्स मतलब शामिल करता है, बोथ मतलब दोनों को, प्रोसेस को, एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिंग। कंपोजिंग का जो उत्पाद है, कंपोजिंग का मतलब होता है कविता लिखना, ठीक है। कंपोजिंग के जो उत्पाद हैं और प्रोसेस हैं उनको क्या करता है, दोनों को शामिल करता है। द प्रोडक्ट में भी टेक द शेप ऑफ ए लेटर। जो प्रोडक्ट होता है में टेक मतलब ले सकता है द शेप ऑफ ए लेटर, एक अक्षर का रूप ले सकता है। एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का, एक अनुप्रयोग का रूप ले सकता है। पैराग्राफ, जैसे एन एप्लीकेशन का मतलब जैसे प्रार्थना पत्र बोलते हैं, प्रार्थना पत्र का रूप ले सकता है। ए पैराग्राफ का रूप ले सकता है। एक स्टोरी, एक कहानी का रूप। एन एक निबंध का। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नरेशन, और जो नरेशन है उसका एक वर्णन हो सकता है। एंड पोएम एक्सेट्रा, और एक कविता इत्यादि चीज़ों का एक रूप ले सकता है। द प्रोडक्ट में भी टेक द शेप ऑफ लेटर, एप्लीकेशन, ए पैराग्राफ, ए स्टोरी, एन एसे, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नरेशन, एंड पोएम एक्सेट्रा। छठवां हो जाएगा आपका प्ले और ड्रामा, जिसको हम बोलते हैं नाटक अथवा ड्रामा। ड्रामा प्रेजेंट्स फिक्शन ऑफ द फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ दैट कुड बी एक्टेड बिफोर एन ऑडियंस। जो ड्रामा होता है, ठीक है, वो दर्शाया जाता है, प्रेजेंट का मतलब व्यक्त किया जाता है, और फैक्ट जो फैक्ट होता है उनको इन फॉर्म दैट कुड बी एक्टेड बिफोर द ऑडियंस। जो श्रोतागण होते हैं उनके सामने इन सभी चीज़ों का अभिनय के रूप में ड्रामा इत्यादि चीज़ों का किया जाता है। ए प्ले हैज़ ए प्लॉट, प्ले के पास एक प्लॉट होता है, जैसे उसमें चरित्र, किसी चीज़ का चरित्र का वर्णन होता है, डायलॉग, संवाद किया जाता है। एंड एटमॉस्फेयर, फिर किसी वातावरण का जिक्र किया जाता है। एंड आउटलुक ऑफ
ऑन लाइफ या फिर किसी जीवन की रूपरेखा को बताया जाता है नाटक अथवा ड्रामा के द्वारा। ठीक है, लाइफ मच एज नोवेल है, जैसे जिस प्रकार से नोवेल लिखा जाता है उसी तरह के जो ड्रामा होता है उसमें किसी एटमॉस्फियर का, किसी डायलॉग का, किसी करेक्टर का, जिसको हम बोलते हैं रोल करेक्टर। बट इट इज़ एज ए रूल इंटेंडेड टू परफॉर्म इन पब्लिक। बट इट इज़ एज रूल, ये एक प्रकार का नियम के रूप में होता है। इंटेंडेड टू परफॉर्म इन पब्लिक मतलब पब्लिक के रूप में परफॉर्म करने के लिए। नॉट रीड इन प्राइवेट, प्राइवेट में पढ़ने के लिए नहीं होता है। जो ड्रामा या नाटक होता है, ठीक है, वो पब्लिक के रूप में, पब्लिक के सामने क्या करना होता है, शो करना होता है। ठीक है, ये प्राइवेटली पढ़ने के लिए नहीं होता है। जबकि नोवेल क्या होता है, ये प्राइवेटली पढ़ने के लिए होता है। आप उसको पढ़ सकते हैं, स्टोरी हो गया, आपका सप्लीमेंट्री हो गया, प्रोज हो गया, पोएम हो गया। इट्स फुल क्वालिटीज़, इट्स फुल क्वालिटीज़ आर रिलेवेटेड ओनली इन प्रेजेंटेशन ऑन द स्टेज। इट्स फुल क्वालिटीज़, ये क्वालिटीज़ को क्या करता है, भरता है। आर रिलेटेड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेज मतलब इसका जो प्रेजेंटेशन है वो किस पे किया जाता है, स्टेज पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल टीचिंग ग्रामर। कह रहा है कि कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हों। जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हों तो हमें कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए। ठीक है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं द फॉलोइंग प्रिकॉशन, जो निम्नलिखित सावधानियाँ हैं, शुड बी टेकन व्हाइल टीचिंग इंग्लिश, जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हों। ठीक है, तो उस समय हम निम्नलिखित जो है सावधानियों को बरतना चाहिए। पहली सावधानी आप लिख सकते हैं कि टीचिंग शुड बी आइडेंटिफाई द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो टीचर है ना, टीचर शुड बी आइडेंटिफाई द टीचिंग ऑब्जेक्टिव। जो शिक्षक होता है उसको टीचिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं उसको पहले पहचानना चाहिए। ठीक है, विच आर टू बी अचीव्ड बाय द टॉपिक्स, मतलब टॉपिक के द्वारा जिस चीज़ को हासिल करना है उसके बारे में शिक्षक को पहले पहचान और उसके उद्देश्यों की पहचान करनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड आप लिख सकते हैं टीचर शुड बी कॉम्पिटेंट फॉर द डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर ऑफ ग्रामर टीचिंग। जो शिक्षक होता है उसको कॉम्पिटेंट मतलब दक्ष हो जाना चाहिए। शुड बी कॉम्पिटेंट मतलब दक्ष होना चाहिए। दक्ष का मतलब होता है क्षमता विकसित कर लेना चाहिए अपने अंदर। फॉर डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, दो क्या करने के लिए, निर्देशित विधियों को विकसित करने के लिए, ग्रामर के निर्देशित विधियों को विकसित करने के लिए जो शिक्षक होता है उसको दक्ष हो जाना चाहिए। दक्ष हो जाना का मतलब अपने अंदर क्षमता विकसित कर लेना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ाना है। थर्ड आप लिख सकते हैं कि टीचर शुड बी डेवलप द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर टॉपिक्स। शिक्षक को कंप्लीट जो है कि समझ ग्रामर के टॉपिक्स को विकसित कर लेना चाहिए। ग्रामर के टॉपिक पर कंप्लीट जो है कि समझ को विकसित कर लेना चाहिए। विच चीज़ टू बी टाट मतलब जो चीज़ पढ़ाया जाना हो क्लास में, उसके लिए शिक्षक को अपनी पूरी समझ को ग्रामर के जो मुख्य टॉपिक हैं उस पर अपनी समझ विकसित कर लेनी चाहिए। फोर्थ आप लिख सकते हैं कि टीचर शुड एनालाइज द टॉपिक्स इनटू इट्स एलिमेंट्स। कह रहा है कि जो शिक्षक होता है ना उसको टॉपिक के मतलब उसके छोटे छोटे अवयव जो हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स है उसमें टॉपिक को विश्लेषण करना चाहिए। विच विल बी हेल्पफुल, जो सहायतापूर्ण होगा इन प्रिपेयरिंग द टीचिंग पॉइंट्स, जो टीचिंग पॉइंट्स को तैयार करने में सहायता करेगा। ठीक है, या फिर सहायक होगा। पाँचवां आप लिख सकते हैं टीचर शुड बी वेल अवेयर अबाउट द टीचिंग मेथड इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। कहते टीचर शुड बी वेल अवेयर, जो शिक्षक होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से जानकार या परिचित होना चाहिए अबाउट द टीचिंग मेथड, जो शिक्षण विधियाँ हैं। जैसे कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड, जिससे हम बोलते हैं निगमन अथवा आगमन विधि। निगमन और आगमन विधि की चर्चा हमने पिछले वीडियो में करा था। दिस इज आल्सो नोन एज ए रूल एंड रूल सिस्टम ऑफ टीचिंग, जिसे हम नियम और नियमों का नियम, जिसे सिस्टम सब सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज ए रूल, जो नियम के रूप में जाने जाते हैं, एंड रूल सिस्टम और नियम निकाय के रूप में भी, शिक्षण कार्य के नियम निकाय के रूप में भी जाना जाता है। छठवां आप लिख सकते हैं आफ्टर प्रेजेंटेशन, मतलब आफ्टर प्रेजेंटेशन करने के बाद, बच्चों को कोई चीज़ व्यक्त करने के बाद, दिखाने के बाद, सिखाने के बाद, टीचर शुड एसेस द स्टूडेंट। ठीक है, जो शिक्षक होता है शुड बी एसेस द स्टूडेंट्स, छात्रों का आकलन करना चाहिए। किसको, शिक्षक को। जो शिक्षक होता है उसको छात्रों का, विद्यार्थियों का आकलन करना चाहिए। वेदर, ठीक है, वेदर दे कुड अंडरस्टैंड द कंटेंट, ताकि वो जो हमारी विषय वस्तु है, जो हमने टॉपिक पढ़ाया है, जो शिक्षक ने जो टॉपिक पढ़ाया है उसको समझ सके। कुड अंडरस्टैंड द कंटेंट। सातवां आप लिख सकते हैं कि टीचर शुड असाइन होमवर्क ऑन द सेम फॉर द स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिस एज वेल एज सेल्फ स्टडी। शिक्षक को जो है ना वो होमवर्क असाइन करना चाहिए, मतलब होमवर्क देना चाहिए। ऑन द सेम मतलब जो आपने टॉपिक पढ़ाया उसी टॉपिक पे उसको होमवर्क देना चाहिए। फॉर द स्टूडेंट बच्चों के लिए, फॉर द प्रैक्टिस अभ्यास करने के लिए, एज वेल एज सेल्फ स्टडी उनके जिसको बोलते हैं आत्म अध्ययन के लिए, खुद के अध्ययन के लिए जी उनको होमवर्क उसी विषय पर देना चाहिए जिस विषय को शिक्षक जो है कि क्लासरूम में टीच कराया हो। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दिया है कि पॉइंट आउट द टिप्स ऑफ इफेक्टिव यूजिंग पिक्चर। जो पिक्चर होते हैं, जो चित्र होते हैं, उनके प्रभावशाली प्रयोग
के बारे में टिप्स पॉइंट आउट करना है, ठीक है, बिंदु बताना है, टॉपिक्स बताना है। टिप्स फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ पिक्चर्स, जो चित्र होते हैं उनके प्रभावशाली प्रयोग कौन कौन से हैं। इन द मैटर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, इन द मैटर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मतलब भाषा सीखने के मामले में, ठीक है, पिक्चर हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर द सेवरल सेंचुरीज, मतलब कई शताब्दियों से जो है कि पिक्चर्स का प्रयोग लगातार किया जा रहा है विस्तृत रूप से। पिक्चर्स रिलेट न्यू एंड अनफेमिलियर आइटम्स विद द आइडियाज आर द कंसेप्ट सिम्बोलाइज्ड बाय देम, ठीक है, जो पिक्चर होते हैं वो रिलेट करते हैं, रिलेट का मतलब होता है संबंध बताते हैं, न्यू एंड अनफेमिलियर आइटम्स, नए और अपरिचित वस्तुओं, विद द आइडियाज ऑफ कंसेप्ट सिम्बोलाइज्ड बाय देम, मतलब उनके द्वारा जो बनाए गए सिम्बोलाइज अवधारणाएं हैं और विचार जो हैं उनके साथ जो है कि अपरिचित चीज़ों और नई चीज़ों के साथ जो पिक्चर है वो एक संबंध स्थापित करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से दे हेल्प टू मेक द वर्बल अब्स्ट्रक्शन रियल एंड कंक्रीट, इस प्रकार से दे हेल्प टू द मेक वर्बल, ठीक है, वो वर्बल अब्स्ट्रक्शन, वर्बल अब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कि मौखिक जो अमूर्तता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, मतलब जो अमूर्त चीज़ें हैं मूर्त से अमूर्त की ओर चीज़ों को सिखाते हैं, ठीक है। मेक वर्बल अब्स्ट्रक्शन रियल एंड कंक्रीट, अमूर्त और अमूर्त चीज़ों के बीच में एक वर्बल कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं। पिक्चर हेल्प द टीचर टू अवॉइड द वर्बलिज्म, जो चित्र होते हैं वो शिक्षक को वर्बलिज्म इन दिस टीचिंग, ठीक है, इन हिज टीचिंग बाय गिविंग रिलेटिविटी व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग, करा है कि जो पिक्चर होते हैं हेल्प करते हैं शिक्षक को टू अवॉइड वर्बलिज्म, वर्बलिज्म का मतलब होता है मौखिक, मतलब बात करने से क्या करते हैं, बचाते हैं, चीज़ों को बात करके बताने में क्या करते हैं, बचाते हैं, इन टीचिंग इन हिज उनके शिक्षण कार्य में, बाय गिविंग रियलिटी टू व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग, वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं बच्चों को, उसकी रियलिटी सो क्या करते हैं, रूबरू कराते हैं एक शिक्षक को। ए रिसोर्सफुल टीचर कैन बी एड विजुअल थ्रेड टू व्हाट ही टॉक्स बाय मीन्स ऑफ पिक्चर, ये रिसोर्सफुल का मतलब होता है एक संसाधनपूर्ण जो शिक्षक होता है, कैन ऐड जोड़ सकता है विजुअल थ्रेड को टू व्हाट ही टास्क बाय मीन्स ऑफ पिक्चर, मतलब पिक्चर के साधनों के द्वारा वह क्या बताना चाहता है उसको क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, ठीक है। वर्ड्स जैसे शब्द हो गए, फ्रेज हो गए, सेंटेंस हो गए, वाक्य हो गए, कम टू लाइफ, जीवन में आने वाले जो शब्द है, ठीक है, जीवन में आने वाले जो शब्द हैं, वाक्य हैं, लोकोक्तियाँ हैं, फ्रेज हैं, इन सभी चीज़ों को क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, ऐड कर सकता है। दे आर एसोसिएटेड विद द पिक्चर, वे जो चित्रों के साथ क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ए चाइनीज सेइंग गोज, ये चाइनीज कह रहा है कि ए पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड्स, जो पिक्चर है वो करीबन 10,000 शब्दों से मिलकर बनी होती है। द स्मॉल पिक्चर लाइक्स कार्ड, जैसे स्मॉल पिक्चर लाइक्स जैसे कार्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गया, स्नैपशॉट्स हो गया, आर सूटेबल फॉर द सीनियर क्लासेस, जो सीनियर क्लासेस के लिए उचित होता है। विच इज पीपल कैन हैव वन वॉल पिक्चर, दीवार पे जो बनाई गई तस्वीरें होती हैं, एंड लार्जर पिक्चर ऑफ पिक्टोरियल मैगजीन पे पिक्टोरियल जो मैगजीन बनाई गई होती है पिक्चरों पे, आर द बेस्ट फॉर आवर यंगर वंस, मतलब आने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यार, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन स्टोरी एंड नोवेल, कह रहा है कि नोवेल उपन्यास और कहानी में अंतर बताइए। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब भिन्नता दर्शाइए, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन स्टोरी एंड नोवेल, ठीक है, उपन्यास और कहानी में तुलना अगर करेंगे तो एक तरफ देखिए स्टोरी है, एक तरफ नोवेल है। स्टोरी को पहले देख लेते हैं, बारी बारी एक एक चीज़ को देखेंगे, ठीक है। स्टोरी देखिए दिया है कि स्टोरी इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर, जो कहानियाँ होती है वो साहित्य की बहुत ही पुरानी रूप होती है, पुराना फॉर्म होता है। एंड नोवेल इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिटरेचर, जबकि जो उपन्यास होता है वो साहित्य का नया आधुनिक रूप होता है, ठीक है, आधुनिक रूप है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोरी इज़ वन दैट इज इंजॉयमेंट, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टोरी मतलब जो कहानी का मुख्य उद्देश्य होता है वो एक होता है, दैट इज इंजॉयमेंट, जो आनंदपूर्ण होता है, ठीक है। अ नोवेल हैज़ सेवरल ऑब्जेक्टिव, जबकि एक उपन्यास के कई उद्देश्य होते हैं, एंड इंजॉयमेंट इज वन ऑफ देम, ठीक है, जो इन द इंजॉयमेंट इज वन ऑफ देम, उनका सभी का एक ही जो है कि आनंद होता है। द स्कोप एंड एरिया ऑफ स्टोरी इज स्मॉल, कहानी का क्षेत्र होता है और स्कोप जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, जबकि अ नोवेल हैज़ वेरी वाइड स्कोप, जबकि नोवेल का बहुत विस्तृत क्षेत्र है। चौथा आप कहानी में लिख सकते हैं कि ए स्टोरी इज सो स्मॉल इट कैन बी फिनिश्ड इन वन सिटिंग, ठीक है, कि जो कहानी होती है वो उसका मतलब बहुत छोटा सा रूप होता है, इट कैन बी फिनिश्ड इन वन सिटिंग, एक ही सीटिंग में उसको समाप्त किया सकता है। अ नोवेल इज ऑलवेज इन ए बुक फॉर्म, जो नोवेल होती है, ठीक है, वो एक किताब की रूप होती है। इट कैन नॉट बी फिनिश्ड इन वन सिटिंग, इसे एक ही सीटिंग में समाप्त नहीं किया सकता। नोवेल की बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं, जबकि कहानियाँ एक ही किताब में जो है कि लिखी जा सकती हैं और उसका आनंद भी लिया जा सकता है, ठीक है, और उसका एक एंड भी होता है।
पाँचवा आप लिख सकते हैं कि द लैंग्वेज ऑफ स्टोरी इज रियल एंड नेचुरल। जो कहानी की जो भाषा होती है वह वास्तविक और प्राकृतिक होती है, स्वाभाविक होती है। जबकि नोवेल में होता है इट इम्प्लॉयज करेक्ट लैंग्वेज, यह जो है कि वास्तविक भाषा को क्या करता है, इंगित करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे या तो एक मानक इंग्लिश भाषा है। ए स्टोरी हैज़ नो थीम, स्टोरी जो स्टोरी होती है उसका कोई थीम नहीं होता है, जिसको बोलते हैं कथा वस्तु, जिसका कोई कथा वस्तु नहीं होती है। जबकि जो नोवेल होता है द थीम इज सोल ऑफ द नोवेल, जो थीम होती है, जो कथा वस्तु होती है, वह उपन्यास की आत्मा होती है, सोल कह रहा है। ठीक है, आत्मा होती है। सातवां आप लिख सकते हैं कहानी में कि ए स्टोरी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स आर सिचुएशन। जो कहानी होती है वह किसी घटना का वर्णन होता है या फिर किसी स्थिति का, किसी परिस्थिति अथवा किसी घटना का क्या होता है, वर्णन होता है। नोवेल जो होता है, और नोवेल इज इंक्लूड सेवरल स्टोरीज आर इवेंट्स आर डिस्क्रिप्शन। जो नोवेल होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, कई कहानियाँ भी शामिल हो सकती हैं, कई घटनाएं और कई वर्णन भी क्या होते हैं, शामिल हो सकते हैं। आठवां आप कहानी में लिख सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू एनी इवेंट्स ऑफ लाइफ। यह जीवन के किसी भी घटना से संबंधित होता है। इट रिवील्स वन मोड ऑफ एक्सप्रेशन, वह यह जो है कि एक्सप्रेशन के एक ही मोड को रिवील्स करता है, मतलब व्यवहारित करता है या बताता है। जबकि जो नोवेल होता है इट इज़ रिलेटेड टू द होल लाइफ एंड हैज़ सेवरल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो होता है वह पूरे जीवन से संबंधित होता है। एंड हैज़ सेवरल मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, और उसके एक्सप्रेशन के बहुत सारे कई जो है कि मोड्स होते हैं। नौवां आप लिख सकते हैं स्टोरी हैज़ इफेक्ट ऑन द रीडर्स। ठीक है, जो कहानी होती है वो पाठकों पर क्या होती है, एक प्रभाव डालती है। इट टेल्स अस अबाउट लाइफ साइकिल, जीवन की जो चक्र, जीवन चक्र के बारे में हमें बताता है। नोवेल जो होता है वो हमें जीवन चक्र के बारे में बताता है, ऑफ लाइफ और लाइफ स्टाइल और जीवन शैली के बारे में बताता है, ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो समाज होता है, समाज की जीवन शैली और जीवन चक्र के बारे में यह हमें बताता है नोवेल। Subscribe for more content.